जोशी, महेश शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय। पिछली बार अपन ने व्यापारिक खातों के बारे में ध्यान पढ़ा था। आज अपन कक्षा 12 का पहला अध्याय साझेदारी लेखांकन के संबंध में विचार करेंगे। जैसा कि आप स्वयं जानते हैं, साझेदारी का क्या अर्थ होता है। साझेदारी का मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार के लाभों को आपस में बांटने का समझौता करते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। न्यूनतम 2 व्यक्ति होने चाहिए। अधिकतम के लिए साझेदारी अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं है, किंतु कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम साझेदारी की संख्या 50 हो सकती है। तो साझेदारी का सामान्य अर्थ हुआ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार के लाभों को आपस में बांटने का समझौता करते हैं, उसे हम साझेदारी कहते हैं। व्यापार होना चाहिए, व्यापार के लाभों को आपस में बांटने का समझौता होना चाहिए। व्यापार उनमें से किसी एक के द्वारा, कुछ के द्वारा या सभी के द्वारा चलाया जा सकता है, उसे अपन साझेदारी कहते हैं। लेकिन एक बात और है, साझेदारी का जो व्यापार है वह वैध होना चाहिए। वैधानिक व्यापार जिसके ऊपर सरकार का प्रतिबंध है, वो व्यापार यदि करते हैं तो अवैध व्यापार कहलाएगा। इस वजह से वैधानिक व्यापार होना चाहिए। अब इसकी परिभाषा, किसी भी वैधानिक व्यापार के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के लाभ कमाने के उद्देश्य से क्रय विक्रय करते हैं, और ऐसा व्यापार उनमें से किसी एक के द्वारा, कुछ के द्वारा या सबके द्वारा चलाया जाएगा, उसे अपन साझेदारी कहते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में भी इसकी परिभाषा दी गई है। आपको जो इसका वीडियो भेजा जाएगा उसके अंदर आप उसको देखें ध्यान से कि क्या परिभाषा उसमें दी गई है। अब इसके अंतर्गत नेक्स्ट में आता है विशेषताएं। जैसा कि इसके अर्थ और इसकी परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि साझेदारी में न्यूनतम 2 व्यक्ति होने चाहिए। अकेला व्यक्ति एकाकी व्यापार कहलाता है। 2 व्यक्ति न्यूनतम होने चाहिए और अधिकतम 50 की संख्या हो सकती है। यदि इससे 50 से ज्यादा संख्या होती है तो वो साझेदारी व्यवसाय अवैध कहलाएगा। तो पहली विशेषता के न्यूनतम 2 व्यक्ति हो सकते हैं, अधिकतम 50 हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्यापार होना चाहिए। व्यापार का अर्थ होता है वस्तुओं का क्रय और विक्रय, यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं को अपन क्रय करते हैं और वापस विक्रय करते हैं, तो उसको अपन व्यापार कहते हैं। यदि कुछ व्यक्ति मिलकर के कोई सेवा संबंधी कार्य करते हैं तो उसको अपन व्यापार नहीं कहते हैं, वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। साझेदारी के लिए व्यापार होना चाहिए। वो व्यापार भी कैसा होना चाहिए? वैध व्यापार होना चाहिए। ठीक, व्यापार उनमें से किसी एक के द्वारा, कुछ के द्वारा या सबके द्वारा चलाया जा सकता है, उसे साझेदारी के नाम से अपन जाने जाते हैं। विशेषता इसके अंतर्गत आता है। तो इसकी परिभाषा में सारी बातें आपको मिल जाएगी। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति व्यापार के लाभों को आपस में बांटने का समझौता करते हैं। तो लाभ होता है, उसको बांटने का उद्देश्य होता है। बांटने के संबंध में स्पष्ट रूप से पहले समझौता कर लेते हैं किस अनुपात में लाभ बांटा जाएगा। नेक्स्ट बात, अब आपके दिमाग में एक वजह लाभों को बांटने का समझौता होता है, क्या हानि को बांटने का समझौता नहीं होता है क्या? बंधुओं देखिए, साझेदारी व्यापार करने का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। जब लाभ कमाना ही उद्देश्य है तो लाभों को बांटने का ही समझौता होगा। हाँ, विपरीत स्थितियों के अंदर यदि हानि हो जाती है तो हानि को भी उसी अनुपात में बांटा जाएगा। इसलिए उद्देश्य है लाभ कमाना। नेक्स्ट आता है इसके अंदर साझेदारी के प्रकार।
समय के आधार पर हो सकती है, उद्देश्य के आधार पर हो सकती है, वैधानिकता के आधार पर हो सकती है। कई प्रकार की साझेदारी जो आपको मैंने वीडियो भेजा उसके अंतर्गत आप ध्यान देखिए। एक होती निश्चित समय के लिए साझेदारी, जैसे 5 साल के लिए कोई साझेदारी की है तो 5 साल के बाद में साझेदार चाहें तो आपसे समझौता करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो 5 साल के लिए जो साझेदारी की उसको कहते हैं निश्चित समय की साझेदारी। एक होती है अनिश्चितकालीन, लंबे समय तक चलती रहती है और जब भी चाहें उसको साझेदार समाप्त कर सकते हैं। एक होती है उद्देश्य के आधार पर, साझेदारों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। एक होता है जैसे अनिश्चित, आपने देखा आपने ये अल्पकालीन साझेदारी, जैसे सड़क बनाने का ठेका लेते हैं या निर्माण संबंधी कार्य का अपन ठेका लेते हैं, वो ठेका कार्य जब पूरा हो जाता है तो साझेदारी भी अपने आप समाप्त हो जाती है। वैध साझेदारी जो कानून जो बनाया गया है, कानून के तर्क संगत जो साझेदारी की जाती है उसको अपन वैध साझेदारी कहते हैं। अवैध साझेदारी जो सरकारी नियमों के अनुसार नहीं होती है, तो देश का व्यापारी उसके अंदर साझेदार होता है, तो उस प्रकार की जो साझेदारी होती है उसको अपन अवैध साझेदारी के नाम से जानते हैं। उनको ध्यान से देखिए, एक बार पढ़िए, इसके बारे में कोई आपको संशय हो तो उसके बारे में जानकारी कर सकते, पूछ सकते हैं। एक आता आगे साझेदारी संलेख। साझेदारी आपसी समझौते से प्रारंभ होती है, यानी साझेदारों के बीच में जो समझौता होता है उसे अपन कहते हैं साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख लिखित समझौता, जरूरी नहीं लिखित समझौता, मौखिक समझौते के द्वारा भी साझेदारी प्रारंभ की जा सकती है। लेकिन यदि साझेदारों के बीच में कोई लिखित समझौता है तो उसको अपन कहते हैं साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। और इस साझेदारी संलेख के अंदर जो भी आगे आने वाली समस्याएं हैं सभी के बारे में लिखित के अंदर समझौता होता है और उस समझौते के अनुसार ही साझेदार अपने कार्य को गति देते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है साझेदारी का क्या नाम होगा और साझेदारी का क्या पता होगा, किस चीज के कहां क्या नाम होगा और किस चीज का अपन व्यापार करेंगे और इसका पता क्या होगा, यह साझेदारी संलेख में स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद आता है इसके अंदर साझेदारों के नाम व पते, सभी साझेदार जो भी हैं उनके सबके नाम व पते होने चाहिए। इसके बाद में किस चीज का व्यापार करेंगे और कहाँ किया जाएगा यह स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख होना चाहिए। साझेदारी में होने वाले लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे ये भी स्पष्ट रूप से उसमें उल्लेख होना चाहिए। जो भी लाभ होगा समान अनुपात में बांटेंगे या जो भी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे क्या, ये भी उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार का झगड़ा आपस में नहीं होता है। साझेदारों को पूंजी पर, साझेदार व्यापार में पूंजी लगाते हैं, उन पर ब्याज दिया जाएगा अथवा नहीं, दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा यह भी साझेदारी संलेख के अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। साझेदार फर्म में कार्य करेंगे, सैकड़े साझेदार होते हैं, उनको वेतन या पारिश्रमिक या कमीशन दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा, यदि दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा ये भी साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है, लोन देता है, तो उस ऋण पर कितना ब्याज दिया जाएगा ये भी साझेदारी संलेख में स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है साझेदारों द्वारा फर्म से
आहरण किए जाएंगे, किस सीमा तक आहरण किया जाएगा, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। और आहरण पर ब्याज लिया जाएगा अथवा नहीं लिया जाएगा, और लिया जाएगा तो कितना लिया जाएगा, यह साझेदारी संलेख में स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत साझेदार। कौन कौन वर्किंग पार्टनर रहेंगे, कार्यशील साझेदार रहेंगे, सभी मिलकर कार्य करेंगे अथवा कोई एक करेगा, यह स्पष्ट होना चाहिए। नए साझेदार का प्रवेश किन नियमों के अनुसार किया जाएगा, किसको नया साझेदार बनाया जाएगा, जबकि नया साझेदार बनाया जाता है उस संबंध में क्या सबकी सहमति आवश्यक है या कुछ की सहमति। वैसे किसी भी नए साझेदार को शामिल किया जाता है तो सबकी सहमति होनी चाहिए, यह भी उस साझेदारी संलेख में स्पष्ट होता है। जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाना भी अवकाश ग्रहण करना ही कहलाता है। जब कोई साझेदार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अवकाश ग्रहण करता है, तो उसका हिसाब किताब किस प्रकार निपटाया जाएगा, यह स्पष्ट रूप से साझेदारी संलेख में इसका उल्लेख होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फर्म का समापन किया जाना है। समापन इस कब किया जाएगा और समापन पर हिसाब किताब का निपटारा किस प्रकार किया जाएगा। और साझेदारी, कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उस दिवालिया साझेदार के पूंजी की कमी को, पूंजी की न्यूनता को शेष साझेदार किस अनुपात में वहन करेंगे। क्या वे पूंजी के अनुपात में वहन करेंगे या लाभ हानि अनुपात में वहन करेंगे, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का झगड़ा साझेदारों के मध्य में नहीं होगा। इसके अलावा यह भी स्पष्ट होना चाहिए फर्म की संपत्तियों का उपयोग फर्म के लिए ही किया जाएगा। क्योंकि फर्म की संपत्तियां हैं, कोई साझेदार व्यक्तिगत रूप से उपयोग करता है तो यह सही नहीं है, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख साझेदारी संलेख में हो जाना चाहिए। तो एक बार इनके बारे में ये अध्ययन करेंगे। साझेदारी इसे कहते हैं, साझेदार व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाते हैं और सामूहिक रूप से ये फर्म कहलाती है। साझेदारों के बीच में इस लिखित समझौते में अन्य सभी समस्याएं आने वाली है, उन सभी का इसमें उल्लेख हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है साझेदारी मौखिक समझौता कर लेते हैं, लिखित में समझौता नहीं होता है, मौखिक समझौता कर लेते हैं, साझेदारी व्यापार प्रारंभ कर दिया जाता है और भविष्य में कई बार उनके मध्य में झगड़े होते हैं। जैसे किसी साझेदार को पूंजी पर ब्याज देना नहीं देना स्पष्ट नहीं किया, साझेदार को वेतन या पारिश्रमिक देंगे कि नहीं देंगे स्पष्ट नहीं किया, कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो ऋण पर कितना ब्याज देंगे स्पष्ट नहीं होता है, लाभों का बंटवारा किस अनुपात में किया जाएगा स्पष्ट नहीं होता है, दिवालिया होने पर दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को किस अनुपात में बांटेंगे यह भी स्पष्ट नहीं होता है। उस स्थिति के अंदर भारतीय साझेदारी अधिनियम में स्पष्ट लिखा हुआ है, 5 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये मान तो समझौता है, जब तो समझौते का पालन करना है, समझौता नहीं है झगड़ा होता है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम में उल्लिखित जो भी नियम है उनका पालन होगा। स्पष्ट रूप से उसमें आता है किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, भले ही उसने कितनी भी पूंजी लगाई हो। साझेदारों को किसी भी प्रकार का वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, भले एक साझेदार ने पूंजी लगाई है, दूसरा वर्किंग पार्टनर के क्रियाशील साझेदार है, सहक्रिय साझेदार अकेला काम करता है, उसको किसी भी प्रकार की पूंजी पर ब्याज
वेतन, कमीशन आदि नहीं दिया जाएगा। तीसरा है, कोई साझेदार फर्म से आहरण करता है, आहरण पर भी किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। और साझेदारों के बीच में लाभ अनुपात के बारे में कोई स्पष्ट समझौता नहीं है, तो साझेदार लाभ या हानि को समान अनुपात में वितरित करेंगे। नेक्स्ट में आता है इसका, जब फर्म का समापन होता है या कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, तो दिवालिया साझेदार के पूंजी की कमी को शेष साहूकार साझेदार अपनी पूंजी के अनुपात में वहन करेंगे। ऐसा एक नियम दिया हुआ है, आगे पढ़ेंगे अपन, गार्डनर बनाम मर्रे नियम, गार्डनर वर्सेस मर्रे। यानी आज के लगभग 120 साल पहले की घटना है। इंग्लैंड के 3 साझेदार थे, गार्डनर, विल्किंस और मर्रे। विल्किंस दिवालिया हो गया, उसके पूंजी के घाटे को कौन बांटे, ये मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट ने निर्णय दिया है कि भाई जब भी कोई साझेदार दिवालिया होता है तो उसके पूंजी के घाटे को शेष साहूकार साझेदार अपनी पूंजी के अनुपात में वहन करेंगे। और तब से ये नियम लागू हो गया, दिवालिया होने पर उसके घाटे को पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा, यानी गार्डनर बनाम मर्रे नियम लागू होगा। तो एक बार जो भी आपको स्पष्ट रूप से पहली बार जो है उनको देखिए, आप ध्यान आएगा। तो साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी की क्या परिभाषा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं इसके अर्थ और परिभाषा में स्पष्ट हो जाती है। साझेदारी के क्या प्रकार हैं, समय के अनुसार है, उद्देश्य के अनुसार हैं, वैधानिकता के आधार पर हैं, और साझेदारी संलेख क्या है, इनको एक बार देखिए। इसके अंदर क्या क्या बातों का उल्लेख किया जाता है, और इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप भी साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होंगे, मोटे मोटे रूप से जो भी 4-5 बातें, उनको विशेष रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर एक बार सैद्धांतिक प्रश्नों का ध्यान से पढ़ लीजिए, जो भी समस्या हो। उसके बाद में नेक्स्ट में आते हैं साझेदारी पूंजी खाते रखने की पद्धतियाँ। साझेदारी पूंजी खाते रखने की 2 पद्धतियों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वाली बात अपन विचार करेंगे ये कि साझेदारी पूंजी खाते 2 पद्धतियों से रखे जाते हैं। एक होता है स्थायी पूंजी पद्धति, दूसरा होता है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। तो मैं थोड़ा सा मैं संक्षेप में आपको बताना चाह रहा हूँ। स्थायी पूंजी पद्धति यानी पूंजी खाते का शेष हमेशा स्थायी रहेगा। साझेदार व्यापार में जो भी पूंजी लगाते हैं उसे का उल्लेख पूंजी खाते में किया जाएगा और वह स्थायी रहेगी। हाँ, विशेष पर कोई परिस्थिति में साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाता है या पूंजी का स्थायी रूप से विड्रॉ करता है तो उसका लेखा निश्चित रूप से पूंजी खाते में किया जाएगा। और उसके अलावा अन्य जितने भी लेन देन हैं साझेदारों से संबंधित, वे साझेदारों के चालू खाते यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखे जाएंगे। तो स्थायी पूंजी पद्धति में 2 खाते बनते हैं। स्थायी पूंजी पद्धति में 2 खाते बनते हैं। एक साझेदारों के पूंजी खाते जिसे अपन कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें केवल साझेदारों द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी का उल्लेख होता है। दूसरा होता है साझेदारों के चालू खाते, जिसके अंदर पूंजी के अलावा साझेदारों को जो भी पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ उनके क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। साझेदारों द्वारा जो भी आहरण या आहरण पर ब्याज लिया जाता है वो पार्टनर करंट अकाउंट यानी चालू खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। पूंजी खाते का सदैव क्रेडिट शेष ही होता है। साधारणतया पूंजी खाते का क्रेडिट शेष ही होता है। चालू खाते का शेष कोई सा भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। जैसे आपने पढ़ा हो, मान लो बैंकों के अंदर अपन चालू खाता खोलते हैं करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट खोलने वाले को ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है, तो उस करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। दूसरी पद्धति अपन पढ़ेंगे परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में
केवल एक खाता खोला जाता है, साझेदारों का पूंजी खाता, और इस पूंजी खाते के अंदर ही पूंजी भी उसी में लिखी जाएगी। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ, ये सब क्रेडिट पक्ष में, और आहरण आहरण ब्याज से क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा, डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, अन्य चीजें क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी। पूंजी खाते का क्रेडिट शेष होगा, इसके बारे में आगे कल पढ़ेंगे।